जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का, समस्त क्षेत्रों का एक साथ अध्ययन करते हैं। चाहे अर्थव्यवस्था में आय की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए, निवेश की बात की जाए, बचत की बात की जाए, कुल मांग की बात की जाए या कुल पूर्ति की बात की जाए, उपभोग की बात की जाए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। समष्टि अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत खास तौर से हम आय और रोजगार का निर्धारण करते हैं। तो जो पहला विकल्प है अर्थव्यवस्था में रोजगार का, तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी पूर्ति का नियम हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, कीमत के बारे में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, कार की मांग की लोच हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो पहला जो होगा समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है ए, अर्थव्यवस्था में रोजगार का। आगे देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक को जेम्स किस ने लिखा था और ये पुस्तक जो उनकी आई थी 1936 में आई थी। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स किन्स। तीसरा, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। जब समान कीमत की बात की जाएगी तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। इसका विषय है समष्टि अर्थशास्त्र का। लेकिन जब केवल कीमत की बात की जाए, केवल कीमत, तब यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो जाता है। तो तीसरे का ये आंसर होगा। चौथा देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो ये पुस्तक जब प्रकाशित की गई तो 1936 में प्रकाशित की गई। चौथे का बी आंसर होगा। पाँचवा, उद्यमी को प्राप्त होने वाला अंश क्या कहलाता है? उद्यमी जो साहसी होता है, उत्पादन प्रक्रिया में जो उसका योगदान होता है, उसके बदले उसे लाभ की प्राप्ति होती है। तो पाँचवें का सी आंसर होगा। मजदूरी श्रमिक को मिलता है, ब्याज पूंजी को मिलता है और लगान भूमि को मिलता है, लेकिन जो उद्यमी होता है उसको लाभ मिलता है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। फर्म क्या है? फर्म उत्पादन की एक इकाई होती है। उत्पादन की एक इकाई होती है। दुकानदारों का संघ गलत है। सामाजिक संगठन ये भी गलत है। राजनीतिक संगठन ये भी गलत है। बी, उत्पादक इसका राइट आंसर होगा। फर्म एक प्रकार का उत्पादक ही होता है जो किसी न किसी एक ही इकाई का उत्पादन, मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। सातवां, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो व्यष्टि और समष्टि का सर्वप्रथम प्रयोग रैगनार्ड फ्रिश ने किया था। तो सातवें का सी आंसर होगा। आठवां देखते हैं, अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ हैं। बी आंसर हो जाएगा। आठवें का बी। नौवां, बाह्य क्षेत्र से संबंधित। तो बाह्य क्षेत्र में आयात और निर्यात आता है। आयात और निर्यात आता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आता है। तो नौवें का सी आंसर हो जाएगा। दसवां देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो MACRO शब्द का प्रयोग, शब्द का क्या अर्थ है? तो मैक्रो का जो अर्थ है इसको बोलते हैं बड़ा, और जो माइक्रो है, माइक्रो MICRO, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। तो 10वें का जो अर्थ होगा बी, बड़ा। तो ये 10 प्रश्नों का सेट रहा है। इसमें से कोई न कोई एक या दो प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। आइए देखते हैं इस चैप्टर में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में सहायक होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं को जो है हम उत्पादक वस्तुएं भी कहते हैं। विकल्प लिखते हैं, परिवार में उपभोग के लिए फ्रिज। तो यहाँ पे जो फ्रिज होगा ये उपभोक्ता वस्तु होगा क्योंकि ये परिवार के लिए है। परिवार में उपयोग के लिए सिलाई मशीन, तो ये भी जो उपभोक्ता वस्तु होंगी। उपभोक्ता वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं होती है जिन्हें जो है उपभोक्ता क्रेता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उपयोग करता है। लेकिन जो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, इन उत्पादक वस्तुओं के माध्यम से हम दूसरे प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये कहीं न कहीं उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देती हैं। दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन, तो ये सिलाई मशीन जो यहाँ पे है, जो दर्जी की दुकान में है, इस सिलाई मशीन के माध्यम से वो नए नए कपड़े की सिलाई करता है और आय का सृजन करता है। तो यहाँ पे वो 4 पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पे जो सिलाई मशीन है ये पूंजीगत वस्तु है, उत्पादक वस्तु है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा देखते हैं, किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है। यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? अगर किसान जो है ट्रैक्टर का प्रयोग जो है ट्रैक्टर से खुद का खेत अगर जोत रहा है, अपना खेत जोत रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ट्रैक्टर होगा वो उपभोक्ता वस्तु होगी। लेकिन जो है अगर किसान ने जो ट्रैक्टर लिया है उससे वो दूसरों के खेतों को जोत रहा है और 4 पैसे कमा रहा है, तब वही ट्रैक्टर जो है उत्पादक वस्तु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है, यानी कि किसान यहाँ पे जो है अपनी खेती को जोत रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ट्रैक्टर होगा ये उपभोक्ता वस्तु होगा। तो दूसरे का राइट आंसर होगा ए होगा। तीसरा देखते हैं, आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये हैं। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? तो ये स्टॉक का उदाहरण है। स्टॉक की माप जो है समय की किसी बिंदु पे होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समय का जो बिंदु है वो 5 अप्रैल 2021 को देखा जा रहा है कि इस तारीख को, इस डेट को जो है आप खाते में कितना है 50,000 रुपये। तो ये स्टॉक का उदाहरण है। तो तीसरा का ये आंसर होगा। आगे देखते हैं। चौथा, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विक्रेता से क्रेता की ओर जो प्रवाह होता है इसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। तो चौथे का आंसर होगा बी, वास्तविक प्रवाह। पांचवा देखते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं वस्तुओं सेवाओं का जो प्रवाह है इसमें हम वृद्धि नहीं कर रहे हैं। वस्तुओं सेवाओं की जो पूर्ति है वो स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में जब हम मौद्रिक प्रभाव बढ़ाएंगे, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मुद्रास्फीति का मतलब वस्तुओं सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ना शुरू कर देंगी जब हम मौद्रिक प्रभाव को बढ़ाएंगे। तो पांचवें का राइट आंसर होगा ए होगा। आगे देखते हैं, छठा देखते हैं, किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी जो है हम इसमें हम देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में देखते हैं कि उत्पादन के साधनों द्वारा जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। सातवां देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो जो हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी में से यदि आप जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी अगर निकाल देंगे तो इसको बोलेंगे मूल्यह्रास कहा जाता है, या इसको आप घिसावट भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घिसावट भी कर सकते हैं इसको। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है पूंजीगत वस्तुओं में जो टूट फूट होती है, जो घिसावट होती है, उस पर जो खर्चा होता है, जो व्यय होता है, उसे बोलते हैं घिसावट व्यय होते हैं। तो हम जब जीडीपी में से जो है क्या करते हैं, जीडीपी, इस जीडीपी में से जब हम मूल्यह्रास निकाल देते हैं या घिसावट निकाल देते हैं तो ये आ जाता है हमारा एनडीपी आ जाता है। एनडीपी को जब इधर ला जाएंगे, जीडीपी को इधर लाएंगे तो एनडीपी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जीडीपी इधर आएगा तो ये मूल्यह्रास इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो अंतर आएगा इसको बोलते हैं घिसावट व्यय बोलते हैं। तो सातवें का राइट आंसर होगा सी होगा।
उठा देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है ये देखा जाता है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट में देखा जाता है साधन लागत पे एनएनपी कितना है, एनएनपी देखा जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर का नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है इसको, एट फैक्टर का साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये है। तो 8वें का डी आंसर होगा, यही है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। 9वां देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता। तो जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं, हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, ये गैर आर्थिक क्रिया है। और इस जो है इस हस्तांतरण भुगतान के बदले जो है अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता है, ये बिना किए मिल जाता है। तो 9वें का सी आंसर होगा, हस्तांतरण भुगतान को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आयात अधिक है तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा। तो एक तरफ है जीडीपी और एक तरफ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी की बात हो रही है, कह रहा कि आयात अधिक है, आयात अधिक है। तो इसको हम इस तरह समझ लेंगे। पहले जीडीपी में हम क्या करते हैं, जब एनएफआईए जोड़ देते हैं, एनएफआईए जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो शेष विश्व से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय होती है इसको जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है जीएनपी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जीएनपी। तो यहाँ पे जीएनपी पॉजिटिव तब होता है जब हमारा आयात कम होता है और निर्यात अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयात अधिक है, निर्यात कम है। जब आयात अधिक होगा तो हमको आयातों पर भुगतान अधिक करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो एनएफआईए होगा, ऐसी स्थिति में जो एनएफआईए होगा ये निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम क्या करेंगे, जीडीपी में से माइनस एनएफआईए करेंगे तो हमको मिल जाएगा जीएनपी मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं जीडीपी में से एनएफआईए को घटा रहे हैं तब हमको जीएनपी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी बड़ा है और जीएनपी क्या है? कम है। जीडीपी में से घटाने पर, एनएफआईए को घटाने पर जीएनपी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आयात अधिक होगा तो जीडीपी जो होगा वह जीएनपी से अधिक होगा, यानी सकल घरेलू जो उत्पाद होगा वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होगा, या जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा वह सकल घरेलू उत्पाद से कम होगा। तो विकल्प हम लोग देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों बराबर होंगे, गलत है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक होगा, ये भी गलत है। जीडीपी अधिक होगा। फिर गलत, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम होगा, ये कम होगा। तो यानी ये आंसर है। तो 10वें का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11वां, अप्रत्यक्ष कर से अनुदान सहायकी को घटाने पर प्राप्त होता है। तो जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स से जब हम सब्सिडी घटा देते हैं, अनुदान को घटा देते हैं, तो ये मिल जाता है एनआईटी मिल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है, जिसको बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये है। तो 11 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है। राष्ट्रीय आय में उत्पादन के साधनों का योगदान, ये राइट आंसर है, ये मिल जाता है। राष्ट्रीय आय से पता चलता है कि उत्पादन प्रक्रिया में साधनों का योगदान कितना है। राष्ट्रीय आय में क्षेत्रकों का योगदान, इसकी भी जानकारी मिल जाती है कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान कितना है। देश की आर्थिक क्रियाओं के स्तर की माप, इससे भी राष्ट्रीय आय की जानकारी, राष्ट्रीय आय से इसकी भी जानकारी मिल जाती है। लोगों का आर्थिक कल्याण, ये राष्ट्रीय आय का विषय नहीं है।
राष्ट्रीय आय से लोगों के आर्थिक कल्याण की जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो 12 का डी आंसर होगा, 12 का डी। 13 देखते हैं। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? इस तो स्थिर कीमत पर हम जब देखेंगे तो राष्ट्रीय आय का जो दूसरा नाम होगा इसी को बोलते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो 13 का सी हो जाएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय। चौथा देखते हैं, 14वां देखते हैं। जीएनपी डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो जीएनपी डिफ्लेक्टर अगर ज्ञात करना तो इसका सूत्र होता है नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। यही इसका राइट आंसर है। 14 का ए होगा राइट आंसर, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। आगे देखते हैं 15। भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा? तो भारत में जो है अमेरिकी दूतावास रह रहा है, तो इस पर जो खर्चा आएगा, जो व्यय आएगा, ये अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका होगा, 15 का डी होगा। तो ये रहा 15 प्रश्नों का एक सेट रहा, और इस चैप्टर में से 2 या 3 प्रश्न जो है जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आइए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 3 देखते हैं, चैप्टर 3 देखते हैं, मुद्रा और बैंकिंग। देखते हैं कि मुद्रा और बैंकिंग में वे कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और उनके सही आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? तो विनिमय का जो सर्वोत्तम साधन है वो है मुद्रा। मुद्रा से हम वस्तुओं सेवाओं का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो विनिमय का जो सबसे अच्छा साधन है, सबसे बेस्ट साधन है, वो मुद्रा है। हालांकि वस्तुओं के माध्यम से भी विनिमय होता है, चेक के माध्यम से भी विनिमय होता है, हुंडी से भी हो सकता है, लेकिन वस्तु, चेक, हुंडी और मुद्रा, इन चारों में अगर देखा जाए तो विनिमय का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो माध्यम है, वो हमारी क्या है? वो मुद्रा है। तो पहले का जो आंसर होगा वो मुद्रा होगा। दूसरा देखते हैं, मुद्रा ने दूर किया है सामाजिक बुराई को, आर्थिक बुराई को, सरकार की समस्याओं को, वस्तु विनिमय प्रणाली को। तो मुद्रा ने जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को ही दूर किया है। मेन चीज़ ये है, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी जिसमें बहुत सारे दोष हुआ करते थे कि हम वस्तुओं के बदले वस्तुओं का व्यापार करते थे। लेकिन मुद्रा आने से जो है, मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं का व्यापार करते हैं। तो और इस वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे दोष भी थे, तो सारे दोषों को जो है किसने दूर किया है? मुद्रा ने। तो दूसरे का जो सही आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। दूसरे का डी आंसर होगा। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है उसी को बोला जाता है मुद्रा का मुख्य कार्य बोला जाता है। और मुद्रा के मुख्य कार्य वे कार्य होते हैं जो लगभग हर देश में अपनाए जाते हैं। यानी मुद्रा का विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा द्वारा जो है मूल्यों की माप की जाती है। तो मूल्य का माप और विनिमय का माध्यम, ये मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं, 2 मुख्य कार्य हैं। और ये दोनों गतिविधियां जो है लगभग हर देश में होती हैं। हर देश में मुद्रा के माध्यम से विनिमय किया जाता है और किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्यों का मापन भी किया जाता है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा के द्वारा मूल्यों का माप किया जाता है। ये मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य है। तो विकल्प की अगर बात की जाए, मूल्य का संचय मुद्रा का गौण या सहायक कार्य है। संपत्ति की तरलता, साख का आधार, ये मुद्रा का आकस्मिक कार्य है।
मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं, मुद्रा के गौड़ या सहायक कार्य होते हैं, मुद्रा के आकस्मिक कार्य होते हैं। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य, जो प्राथमिक कार्य है, वो विनिमय का माध्यम ही है। तो तीसरे का डी आंसर होगा। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित से मुद्रा का गौड़ कार्य कौन? मुद्रा के गौड़ कार्य या सहायक कार्य वे कार्य होते हैं जो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में उसकी मदद करते हैं। तो मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम, ये दोनों तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य हैं, तो ये हो नहीं सकते। सामाजिक आय का वितरण, आय का वितरण ये मुद्रा का आकस्मिक कार्य है, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर होगा विलंबित भुगतान का मान। स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में मुद्रा कार्य करती है, ये मुद्रा के गौड़ या सहायक कार्य है। इसके अलावा मूल्य का संचय, मूल्य का संचय और मूल्य हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण। विलंबित भुगतान का मानक यानी स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण, ये तीन जो है मुद्रा के गौड़ या सहायक कार्य होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में जो चौथे का राइट आंसर होगा सामाजिक आय का विलंबित भुगतान का मान, चौथे का सी आंसर होगा। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित से मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन कौन सा है? मूल्य का संचय ये मुद्रा का गौड़ या सहायक कार्य है। मूल्य का मापक ये मुद्रा का प्राथमिक या मुख्य कार्य है। मूल्य का हस्तांतरण ये मुद्रा का सहायक या गौड़ कार्य है। जो बचा सामाजिक आय का वितरण, सामाजिक आय का जो वितरण है मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। मुद्रा सामाजिक आय का वितरण की बात कर लें या साख के आधार की बात की जाए या संपत्ति की तरलता की बात की जाए, ये सब मुद्रा के आकस्मिक कार्य होते हैं। तो पांचवें का बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हार्टले विदर्स की है। हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह जो मुद्रा के कार्य करती है। तो छठे का राइट आंसर होगा डी, हार्टले विदर्स। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो बैंक से मुद्रा हम जो आहरण पत्र विथड्रॉल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, चेक के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं। तो सातवें का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन पॉल एजिंग ने किया था, पॉल एजिंग ने। तो आठवें का राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनता का बैंक कौन सा है? तो जनता का बैंक होता है व्यापारिक बैंक, जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक, ये जनता का बैंक होता है। बाकी जो केंद्रीय बैंक होती है ये बैंक का बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है। तो नौवें का जो राइट आंसर होगा ये होगा व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन से? प्राथमिक कार्य यानी उसके जो मुख्य कार्यों की बात हो रही है। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य, तो बैंकें जो है जमाएं स्वीकार करती हैं, ऋण भी देती हैं, साख निर्माण भी करती हैं। तो उपयुक्त सभी। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 11वां देखते हैं, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष आरक्षित अनुपात यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो में कमी होती है। जब CRR जब घटता है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की जो सप्लाई होती है, सप्लाई अब जो मनी होती है वो बढ़ जाती है। और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब है कि साख मुद्रा का विस्तार हो रहा है। तो 11 का जो आंसर होगा और उसका राइट आंसर होगा ए, घटता है। जब CRR कैश रिजर्व रेशियो जब घटता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम आप जानते ही, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 12 का सी आंसर होगा। 13 देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है, ये केंद्रीय बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। केंद्रीय बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 13 का जो राइट आंसर होगा
वो ए होगा व्यापारिक बैंक। चौथा देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, न कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है, एक वाणिज्यिक बैंक है, जिसे हम व्यापारिक बैंक भी कह सकते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 14 का ए आंसर होगा। 15 देखते हैं, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का एकाधिकार भी रखती है, यानी जो नोट जारी किए जाते हैं अर्थव्यवस्था में वो केंद्रीय बैंक ही जारी करती है। सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करती है केंद्रीय बैंक। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी करती है, ये भी सही है। तो 15 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है वो चलन मुद्रा होती है। चलन मुद्रा में सिक्के भी आ सकते हैं, नोट भी आ सकते हैं। तो 16 का राइट आंसर होगा चलन मुद्रा होगी। 17वां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 में होती है। उस टाइम इसका मुख्यालय कलकत्ता था, लेकिन 2 साल बाद 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई हो जाता है। और 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, लेकिन स्थापना 1935 में हुई थी। 17 का राइट आंसर होगा बी। 18 देखते हैं, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक जो साख नियंत्रण कैसे करती है या मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण कैसे करती है? बैंक दर के जरिए, ये भी सही है। खुले बाजार के जरिए, ये भी सही है। CRR के जरिए, ये भी सही है। इसके अलावा जो है SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से भी जो है केंद्रीय बैंक जो साख पर नियंत्रण करती है। तो 18 का डी आंसर होगा इनमें से सभी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 देखते हैं, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है, केंद्रीय सरकार का बैंक एजेंट सलाहकार, ये भी बात सही है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होती है, बैंकों का बैंक होती है, ये भी सही है। नोट जारी करना, ये भी सही है। तो केंद्रीय बैंक के तीनों कार्य हैं। तो राइट आंसर होगा 19 का डी, इनमें से सभी। 20वां देखते हैं, भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है। तो भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। बाकी 2 रुपया या 2 रुपये से अधिक की मुद्रा जो है आरबीआई जारी करता है। तो 20 का बी आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? बैंक का एजेंसी कार्य है, जब बैंक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है तो उसे बैंक का एजेंसी कार्य भी करते हैं। ऋण देना तो बैंक का कार्य है, जमा स्वीकार करना ये भी बैंक का कार्य है, लाकर की सुविधा देना ये भी बैंक का कार्य है। लेकिन एजेंसी कार्य पूछा जा रहा है, तो एजेंसी में हम देखेंगे कि बैंक ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ट्रस्टी का कार्य भी करती है बैंक, तब हम इसे बोलते हैं बैंक का एजेंसी कार्य। तो 21 का सी आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, 21 के बाद 22 देखते हैं, इक्कीस प्रश्न नहीं है, ये 21 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट रहा, और इसमें से 2-3 प्रश्न जो है फाइनल एग्जाम में जरूर आएंगे। इसके अलावा यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम जो है जैक बोर्ड की बात करें, या यूपी बोर्ड की बात करें, या बिहार बोर्ड की बात करें, लगभग हर बोर्ड में जो है इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आइए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 4 देखते हैं, चैप्टर 4 देखते हैं, आय और रोजगार का निर्धारण। देखते हैं कि इस चैप्टर से महत्वपूर्ण एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
पहला प्रश्न देखते हैं, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार का नियम जो है जेबी से ने प्रस्तुत किया था, जेबी से ने प्रस्तुत किया था। और इन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। और तो पहले का जो राइट आंसर होगा जेबी से होगा। दूसरा देखते हैं, जेबीसी का बाजार नियम किस पर लागू होता है? तो जेबीसी का जो बाजार नियम है, यहाँ पर अगर देखा जाए एक विकल्प है वस्तु विनिमय पर, दूसरा है मुद्रा विनिमय पर, और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो जेबीसी का जो बाजार नियम है वो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर आधारित है। तीसरा देखते हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मान के चलता है कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था, जो क्लासिकल सिद्धांत था, ये हमेशा जो है बचत निवेश के बराबर होती है। ये मान के चलता है बचत हमेशा निवेश या विनियोग के बराबर होता है। जो कुछ बचाया जाता है वो पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है, यानी जो हमारी बचतें हैं वो पूरी तरफ से उनका निवेश कर दिया जाता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत यही मान के चलता है। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। चौथा देखते हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, कथन सही है। अति या न्यून उत्पादन असंभव है, ये भी कथन सही है। ये और भी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा चौथे का सी होगा, ए और बी दोनों। जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये मांग चलता है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार होता है और अति उत्पादन या न्यून उत्पादन संभव नहीं होता है। तो चौथे का सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। पांचवा देखते हैं, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये कथन जो है जेबी से का है। तो पांचवें का ए आंसर होगा। आगे देखते हैं, ट्रेंड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को पीगू ने लिखा था। तो छठवें का ए आंसर है। सातवां, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट एंड मनी नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो जेएम किन्स है। इस पुस्तक को इन्होंने 1936 में लिखा था। तो सातवें का ए आंसर हुआ जॉन मेनॉर्ड किन्स, बी। आठवां, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित किस पर निर्भर है? तो किन्स का जो पूरा रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है। किस पर है? प्रभावपूर्ण मांग पर। तो आठवें का ए आंसर होगा। नवा देखते हैं, खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व हैं? सामूहिक मांग जिसको बोलते हैं समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड होता है इसके कई सारे घटक होते हैं। उपभोग व्यय भी होता है, निवेश व्यय भी होता है, सरकारी व्यय भी होता है, और x-m शुद्ध निर्यात व्यय भी होता है। तो यहाँ पे उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात सारे कथन सही है। तो नौवें का डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। 10वां, किन्स ने किस तत्व को स्थिर माना? तो किन्स जो है पूर्ति को स्थिर मान के चलते हैं। तो 10वें को होगा कुल पूर्ति फलन को जो है किन्स जो अल्पकाल में स्थिर मान के चलते हैं। 11वां देखते हैं, एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है समग्र मांग कहा जाता है, सामूहिक मांग कहा जाता है। तो 11वां का राइट आंसर होगा ये होगा, समग्र मांग होगा। 12वां, केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ये और भी दोनों। तो 12 का सी आंसर होगा ये और भी दोनों। समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ही जो है अर्थव्यवस्था में जो आय के संतुलन का निर्धारक है। 13वां देखते हैं, आय के संतुलन स्तर पर, जब आय का संतुलन स्तर होगा तो बचत निवेश के बराबर हो जाता है। तो ए आंसर होगा, बचत निवेश बराबर होते हैं। 13 का ए होगा। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से किस में वृद्धि होगी? जब हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय बढ़ा है, निवेश व्यय भी बढ़ा है, सरकारी व्यय भी बढ़ा है।
और जब सरकारी व्यय बढ़ेगा, जाहिर सी बात है रोजगार का स्तर बढ़ेगा, आय का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। 15 देखते हैं, उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो उपभोग फलन का जो है सर्वप्रथम विचार जो है कीन्स ने प्रस्तुत किया है, जेम कीन्स, जॉन मेनॉर्ड कीन्स। तो 15 का राइट आंसर होगा बी। आगे देखते हैं हम लोग 16, उपभोग निर्भर करता है, जो हमारा उपभोग होता है, कंजप्शन होता है, कंजप्शन विद द फंक्शन ऑफ इनकम। उपभोग जो होती है आय का फलन होता है, तो उपभोग आय पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आय पर। तो 16 का ये आंसर होगा। निवेश के निर्धारक तत्व कौन कौन से है? तो निवेश के निर्धारक तत्व पूंजी की सीमांत क्षमता, ये भी सही है। ब्याज की दर, ये भी सही है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो 17 का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। 18 देखते हैं, किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? वित्तीय विनियोग से, गलत। वास्तविक विनियोग से, इसका राइट आंसर होगा वास्तविक विनियोग। 18 का बी होगा वास्तविक विनियोग। आगे हम लोग देखते हैं 19, निम्नलिखित में से वास्तविक जो है, वास्तविक निवेश क्या है? तो वास्तविक शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, ये तो बिल्कुल नहीं है। बैंक जमा खाता खोलना, ये भी नहीं है। शेयर खरीदना, ये भी सही नहीं है। भवनों का निर्माण, जब हम भवनों का निर्माण करते हैं तो इसको वास्तविक निवेश कहा जाता है। तो 19 का सी इसका राइट आंसर होगा। 20वां देखते हैं, विनियोग गुणक का विचार दिया है। तो विनियोग गुणक का विचार जो है किन्स ने दिया है कि निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं विनियोग गुणक के। तो 20 का राइट आंसर होगा किन्स होगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध क्या है? तो दोनों में सीधा संबंध होता है, के बराबर होता है 1/1 - MPC होता है, जिसको बोलते हैं MPC। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। सीमांत उपभोग अगर बढ़ती है तो गुणक भी बढ़ता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती है तो गुणक भी घटता है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा सीधा संबंध, यानी बी होगा इसका राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 22, किन्स का कथन सत्य है। तो किन्स जो है MPC और MPS दोनों का योगफल एक मानते हैं। कौन सा, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो MPC और MPS इन दोनों का योगफल 1 होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योगफल 1 होता है। तो राइट आंसर होगा बी, 22 का बी आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं 23, इसके अलावा जो है 23, APC और APS का योगफल भी 1 होता है। APC और APS का योगफल भी क्या होता है? 1 होता है। औसत बचत प्रवृत्ति, औसत सीमा, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति दोनों का योगफल 1 होता है, यानी राइट आंसर होगा बी 1। MPC और MPS इसका योगफल 1 होता है, यानी ये होगा। 25, गुणों को निम्नलिखित किस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो गुणों को जो है जेम किन्स कहते हैं कि निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाला परिवर्तन, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। 25 का बी। आगे हम लोग देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है? सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS का मान दिया है 0.2। पूछा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC पूछा है। हमें पता है इन दोनों का योगफल 1 होता है। एक का मान दिया 0.2 तो दूसरा क्या होगा 1 - 0.2 यानी 0.8 होगा। तो 26 का ये आंसर होगा 0.8। 27 देखते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है तो गुणक का मान क्या है? तो गुणक बराबर होता है के बराबर 1/1 - MPC होता है, MPC। तो 1/1 - MPC का मान यहाँ पे दिया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 दिया है, 1 कर दीजिए।
1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी 1/0, और 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इसका मान अनंत आता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो अनंत होगा, डी होगा। 28 देखते हैं हम लोग। कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन, ये और भी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण रोजगार संतुलन को जो है न्यून मांग की दशा कहा जाता है। तो 28 का बी आंसर होगा। 29, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कारण है। जो अतिरिक्त मांग क्यों उत्पन्न होती है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सही बात है। अर्थव्यवस्था में अगर सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा तो हमारी मांग जनरेट होगी, मांग बढ़ेगी। मुद्रा की पूर्ति में बढ़ती है तब भी जो है मांग बढ़ती है। करों में अगर कमी आएगी तभी मांग में मांग बढ़ेगी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। 30 देखते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र आता है, उत्पादक क्षेत्र भी आता है, सांस्कृतिक क्षेत्र भी आता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। आगे हम लोग देखते हैं। 31, कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कुल मांग में कमी। जब कुल मांग में कमी होती है तो अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी देखने को मिलती है कीन्स के अनुसार। 31 का राइट आंसर होगा सी। 32, बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य है। तो बेरोजगारी अच्छी बेरोजगारी भी होती है, अनैच्छिक भी होती है। तो 32 का राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। 33 देखते हैं। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है समग्र मांग बढ़ाकर, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति बढ़ाकर, समग्र पूर्ति बढ़ाकर, ऊपर से कोई नहीं। तो कीन्स के अनुसार जो है अगर बेरोजगारी हमें अगर दूर करना है तो उसका सही विकल्प है समग्र मांग को बढ़ाकर। समग्र मांग को बढ़ाकर ही बेरोजगारी दूर की जा सकती है। 34, मंदी दूर करने के लिए कीन्स ने विचार दिया था कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। मंदी अगर दूर करना तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा, 34 का ए। तो ये रहा 34 प्रश्नों का एक सेट रहा। इस सेट से जो इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और आते ही हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। इको स्टार बाई संतोष चौहान। देखते हैं अध्याय 5, चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा होता है। तो जो बजट होता है, बजट जो होता है सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा ही होता है। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के ब्यौरे को ही बजट कहा जाता है। सरकार की संभावित आय और प्रस्तावित व्यय को जो है बजट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का सी, आय और व्यय। दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो अनुच्छेद 112 में का जो संबंध है वो बजट से है। तो दूसरे का डी आंसर होगा। तीसरा देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब तक मानी जाती है? भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि होती है इसी को बोला जाता है वित्तीय वर्ष। तीसरे का सी आंसर होगा। चौथा देखते हैं, जिन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और न ही सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बात हो रही है प्राप्तियाँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बजट प्राप्ति भी है, पूंजीगत प्राप्ति है और राजस्व प्राप्ति है। जो राजस्व प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति से जो है सरकार की न तो कोई देयता उत्पन्न होती है, न ही सरकारी संपत्ति में कोई परिवर्तन आता है। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा बी होगा, राजस्व प्राप्ति। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पांचवा देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे
इस कर को क्या कहा जाता है? तो इस कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स का जो प्रभाव होता है उसका कराघात और करापात जो है एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तो पाँचवें का सी आंसर होगा प्रत्यक्ष कर। छठा, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? उपहार कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आयकर भी प्रत्यक्ष कर होता है। बाकी बिक्री कर और बाकी बिक्री कर ये जो है इसमें नहीं आता है, प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा छठे का, और डी होगा उपहार कर एवं आयकर, ये दोनों ही जो है डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, प्रत्यक्ष कर में आते हैं। तो छठे का डी आंसर होगा। सातवां देखते हैं, जब आय के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहते हैं? जब जो है इनकम बढ़े और कर की दर भी बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में जो है इस तरह की जो कर संरचना को प्रगतिशील कर संरचना कहते हैं। प्रगतिशील कर संरचना एक ऐसी होती है जब जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती है। तो सातवें का जो राइट आंसर होगा सी होगा। आठवां देखते हैं, आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो कर को कौन सा कर कहते हैं? इस प्रकार के कर को, तो इस प्रकार कर को अनुपातिक कर बोलते हैं। अनुपातिक कर संरचना ऐसी कर संरचना होती है कि इसमें आय के सभी स्तरों पर जो कर की दर होती है वो एक समान होती है। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आगे बढ़ते हम लोग, नवा देखते हैं, आय में वृद्धि के साथ यदि कर की दर घट जाए तो इसे कौन सा कर कहेंगे? आय में वृद्धि हो रही है और कर की दर घट रही है तो इसको बोलते हैं प्रतिगामी कर बोलते हैं। प्रतिगामी कर संरचना ऐसी कर संरचना होती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर घटती जाती है। तो नौवें का राइट आंसर होगा डी। दसवां, पूर्ण विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर की दर अधिक होती है। अगर कोई वस्तु विलासितापूर्ण वस्तु है, लग्जरी आइटम्स है, तो उस पर कर की दर अधिक होती है। 10वें का राइट आंसर होगा सी, अधिक होती है। 11वां देखते हैं, एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाला वह अनुमानित व्यय, यहाँ पे व्यय है, जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न देयता में कमी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो व्यय की बात हो रही है तो इसे बोलेंगे राजस्व व्यय। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति इन दोनों ही स्थितियों में जो है न तो सरकार की कोई देयता उत्पन्न होती है, न ही सरकारी परिसंपत्तियों का कोई निर्माण होता है, नहीं उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे व्यय की बात की जाए तो इसका आंसर होगा राजस्व व्यय। तो 11 का आंसर होगा बी, राजस्व व्यय। आगे हम लोग देखते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं, सरकार की वे सभी प्राप्तियां, देखिए प्राप्तियों की बात की गई है तो हम प्राप्तियां ही देखेंगे जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, उससे क्या कहा जाता है? तो प्राप्तियां जो है पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत व्यय भी होता है। तो पूंजीगत प्राप्ति हो या पूंजीगत व्यय हो, इन दोनों से ही जो सरकार की देयता उत्पन्न होती है और सरकारी परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे प्राप्तियाँ की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति। 12 का डी, पूंजीगत प्राप्ति। 13 देखते हैं, सरकार के वे व्यय जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है, उससे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन या कमी की बात की जा रही है, तो इसका सीधा संबंध होगा जो है, क्योंकि यहाँ पे परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है और दायित्वों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसको बोलेंगे पूंजीगत व्यय बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? पूंजीगत व्यय बोलेंगे। यहाँ पे लिखा ना सरकार के वे व्यय जब परिसंपत्तियों का सृजन हो या कमी हो तो इसका संबंध जो है पूंजीगत से लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा पूंजीगत व्यय। 13 का सी आंसर होगा। 14 देखते हैं, जब सरकार का राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसे स्थिति क्या, इस स्थिति को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा का मतलब होता है कि
जब राजस्व व्यय अधिक हो जाए, किससे? राजस्व प्राप्ति से, राजस्व प्राप्ति से। तो राइट आंसर होगा 14 का ये, राजस्व घाटा। 15 देखते हैं, निम्न में से राजस्व घाटा की सही व्याख्या कारक होता है। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो 15 का बी आंसर होगा। 16 देखते हैं, प्राथमिक घाटों को दर्शाया जाता है। तो जो प्राथमिक घाटा होता है, जब हम राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो इसे बोलते हैं प्राथमिक घाटा। तो 16 का बी आंसर होगा। 17 देखते हैं, संतुलित बजट किसे कहा जाता है? संतुलित बजट किसे कहा जाता है? संतुलित बजट की स्थिति में जब कुल व्यय कुल प्राप्तियां बराबर हो जाए, जब कुल प्राप्तियां जो है कुल व्यय के बराबर हो जाए, यानी जो चाहे राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति के बराबर हो जाए, या पूंजीगत प्राप्ति पूंजीगत व्यय के बराबर हो जाए, या सरकारी सार्वजनिक या सार्वजनिक व्यय के बराबर हो जाए, तो इसी को बोलते हैं संतुलित बजट। तो 17 का आंसर होगा बी, कुल व्यय कुल प्राप्ति के बराबर हो जाए। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना ये राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है। अर्थव्यवस्था में मंदी का सृजन करना, कोई भी राजकोषीय नीति ये नहीं चाहेगी कि अर्थव्यवस्था में मंदी आए। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को बढ़ावा देना है, कोई भी नहीं चाहेगा कि बेरोजगारी बढ़े। अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर को हतोत्साहित करना, ये भी कथन क्या है? ये भी कथन गलत है। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा, 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना, यानी ए। आगे बढ़ते हैं। 19, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है तो कर गुणक का मान क्या होगा? कर गुणक का मान क्या है? कर गुणक बराबर होता है, अब फिर से देखते हैं, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी का जो मान दिया है 0.5 दिया है, तो कर गुणक का मान, यहाँ पे कर गुणक का मान पूछा गया है, तो कर गुणक बराबर होता है माइनस बी बटे 1 माइनस बी होता है। तो माइनस बी का मान दिया है 0.5 दिया है, और 1 माइनस बी यानी दिया है 0.5। तो हल करेंगे तो हो जाएगा 0.5 अपान माइनस बी होता है, यानी माइनस 0.5। 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो 19 का जो राइट आंसर होगा -1 होगा। इसको हम फिर से समझते हैं। जो फार्मूला होता है कर गुणक का वो होता है माइनस बी अपान 1 माइनस बी होता है। तो माइनस बी का मान है 0.5 है बटे 1 माइनस बी का मान है 0.5 है। तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही बचेगा, तो बराबर हो जाएगा -0.5 अपान 0.5। तो ये कट जाएगा, माइनस बच जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। तो 19 का राइट आंसर होगा -1। आगे देखते हैं हम लोग। यदि सरकार संतुलित बजट का सृजन करती है तो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का व्यय करने से आय में कितनी वृद्धि होगी? क्योंकि हम संतुलित बजट, सरकार संतुलित बजट की नीति अपना रही है, तो ऐसी स्थिति में जितना व्यय होगा उतनी ही आय होगी। तो 20 का राइट आंसर होगा ए, 100 करोड़। ये रहा 20 प्रश्नों का सेट और उसके राइट आंसर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आइए हम लोग देखते हैं अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर से वे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता क्या कहलाता है? तो भुगतान शेष से संबंधित 2 खाते होते हैं, एक पूंजी खाता होता है और एक चालू खाता होता है। तो वित्तीय लेन देन से संबंधित जो खाता होता है उसको बोलते हैं पूंजी खाता। तो पहले का राइट आंसर होगा ए होगा। दूसरा, विदेशों से पूंजी निवेश से जो आय है ये देनदारी है कि लेनदारी है, कि लेनदारी और देनदारी दोनों हो, कि इनमें से कोई नहीं। तो विदेशों से जो पूंजी निवेश आया है उसको बोलते हैं लेनदारी बोलते हैं। तो दूसरे का बी आंसर होगा। आगे देखते हैं।
व्यापार शेष किसके बराबर है? तो व्यापार शेष जो होता है ये दृश्य वस्तुओं की निर्यात और दृश्य वस्तुओं की आयात का अंतर होता है। अदृश्य नहीं होता है, पहले निर्यात होता है तो उसके बाद आयात होता है, तो तीसरे का ए आंसर होगा। दृश्य वस्तुओं की निर्यात माने दृश्य वस्तुओं की आयात। चौथा, भुगतान शेष के घटक हैं। तो भुगतान शेष के जो घटक हैं, चालू खाते पर भुगतान संतुलन, पूंजी खाते पर भुगतान संतुलन, ये भी सही है। राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। चौथे का सी आंसर होगा। आगे देखते हैं। भुगतान शेष का चालू खाता जो है वास्तविक लेन देन को दर्शाता है, अल्पकालीन वास्तविक लेन देन को दर्शाता है। जो भुगतान शेष का जो चालू खाता है वो अल्पकालीन वास्तविक लेन देन को दर्शाता है। तो पाँचवें का ये आंसर है। छठा, खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? चूंकि अर्थव्यवस्था खुली है तो इसमें जो विनिमय दर निर्धारित करेगा मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ निर्धारित करती हैं। तो छठे का सी आंसर होगा, मांग तथा पूर्ति। सातवां, स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो स्थिर विनिमय दर जो है ये मौद्रिक अधिकारी जो है निर्धारित करते हैं। तो सातवें का बी आंसर होगा। आगे देखते हैं। आठवां, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है? क्रय शक्ति में परिवर्तन का कारण सही है। विदेशी विनिमय की मांग में परिवर्तन से ये भी सही है। विदेशी विनिमय की पूर्ति में परिवर्तन ये भी सही है। राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तो आठवें का डी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।